गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों। अभी तक पद्य खंड 2 लेसन पढ़ाया गया और उससे जो रिलेटेड पोएट थे, आपके कवि थे, उनका जीवन परिचय का गद्य विशेषता इत्यादि पढ़ाया गया। और फिर 2 लेसन आपका संस्कृत खंड पढ़ाया गया, लेकिन गद्य खंड इसलिए नहीं पढ़ा मिला था, वो बताए ही थे कि बुक की थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन गद्य गरिमा हमको मिल गया है तो आपका गद्य खंड भी स्टार्ट कर दें, आज प्रारंभ कर दें। तो आपका फर्स्ट लेसन वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप है। तो हम आज यह देखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, उनकी शिक्षा क्या थी, इसके बाद उनका साहित्य में स्थान क्या था, उनकी रचनाएं क्या हैं और कब उनकी मृत्यु हुई और कैसे कैसे वह प्रसिद्ध हैं। तो चलो देखते हैं बच्चों। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए पास किए, अर्थात स्नातक की डिग्री उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। एमए, पीएचडी और डीलिट की उपाधि उनको लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। यद्यपि उन्हें प्राकृत, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो गया। इसके बाद वह फिर दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे और पुरातत्व भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास के विभाग के अध्यक्ष रहे। इसके बाद वह दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में भी अध्यक्ष रहे। हिंदी के इस महान विभूति ने 1967 में देवलोक को प्राप्त हो गए। साहित्यिक सेवा में इन्होंने बाणभट्ट हर्षचरित का इन्होंने सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। इसके बाद इन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत का व्याख्या, संजीवनी व्याख्या, और इस तरह से इन्होंने इसको लिखा और इनको गौरवान्वित किया गया। फिर इन्होंने अपने भारतीय कुछ महान विभूतियों के बारे में भी इनकी लेखनी चली, और जैसे श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का वर्णन इन्होंने आधुनिक दृष्टिकोण से किया है। उस चारित्रिक विशेषताओं के प्रस्तुत में इन्हें बड़ी अच्छी ख्याति प्राप्त हुई। इनकी कृतियां जो हैं वह इन्होंने निबंध संग्रह में पृथ्वी पुत्र लिखा है, कल्पलता, कल्प वृक्ष, इसके बाद कला और संस्कृति, भारत की एकता और माता भूमि, यह इनकी कृतियां हैं। यद्यपि इन्हें पाली और प्राकृत भाषाओं में भी इन्होंने लिखा। इन्होंने जो शोध किया पाणिनिकालीन भारत, पाणिनि के समय में भारत क्या था, पाणिनिकालीन भारत जो था उसी पर इन्होंने शोध किया। इस तरह से
साहित्य में इनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है और यह भारतीय संस्कृत के और पुरातत्व के महान विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का स्थान बड़ा ऊंचा रहा है। इनकी भाषा शैली उत्कृष्ट एवं पांडित्यपूर्ण रही है। यद्यपि इन्होंने देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है, जिसके कारण इनके लेख में कहीं कोई दुरूहता नहीं आई है, सरलतम रूप भी रहा है और उसे रोचक ढंग से पढ़ा गया है। यद्यपि मुहावरों और कहावतों का प्रयोग बहुत इन्होंने नहीं किया, लेकिन विषयानुकूल इनकी शैली महत्वपूर्ण मानी जाती है। बच्चों, इन्होंने जो आप के पाठ्यक्रम में पाठ लिखा है वह राष्ट्र का स्वरूप है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध इनके पृथ्वी पुत्र निबंध से संकलित है। अब हम देखते हैं कि आपका यह प्रश्न बनेगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आप लिखोगे वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने स्नातक का या इनकी शिक्षा कहाँ कहाँ हुई, इनकी शिक्षा कहाँ हुई, इस तरह से इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं जो अभी बताया गया, इनका साहित्य में स्थान क्या है। तो अब आप अपने इस टॉपिक पर आइए कि राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप पाठ के अंतर्गत आपका व्याख्या तो की जाएगी, उसमें प्रश्नोत्तर विधि से प्रश्न आते हैं। जैसे दिया है, भूमि का निर्माण देवों ने किया था। तो राष्ट्र के स्वरूप पाठ में इन्होंने 3 खंडों में राष्ट्र का स्वरूप कैसे, किससे किससे तत्व कौन कौन से हैं जिससे राष्ट्र का विकास हो सकता है या राष्ट्रीयता हमारी प्रतिष्ठित हो सकती है या हमारी राष्ट्रीयता महत्वपूर्ण हो सकती है। तो सर्वप्रथम राष्ट्र के तत्व में इन्होंने भूमि का महत्व दिया है। दूसरे नंबर पर मनुष्य को दिया है। तीसरे नंबर पर संस्कृति दिया है कि राष्ट्र का स्वरूप इसी से अक्षुण्ण रहता है और उसकी प्रतिष्ठा रहती है। राष्ट्र के स्वरूप में भूमि को हम क्या मानते हैं। तो देखिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। इसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतने ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। अधिक यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी रहती है वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जुड़े पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। बच्चों, अब इसके अंतर्गत यह आता है कि इस खंड में पूछता है कि इसका संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपका शीर्षक होगा, आपका लेखक होगा। शीर्षक आपका राष्ट्र का स्वरूप है, लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। दूसरा प्रश्न आपका ये भी बनता है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस पर बल दिया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने प्रथमतः महत्वपूर्ण तत्व भूमि को माना है और धरती के उपयोगिता, महिमा और
समृद्ध बनाने पर बल दिया है। तीसरा प्रश्न बनता है आपका, बन सकता है कि लेखक हमारे कर्तव्य के प्रति क्या विचार प्रस्तुत किया है। तो लेखक ने हमारे कर्तव्य के प्रति विचार यह प्रस्तुत किया है कि जो राष्ट्र का प्रथम तत्व भूमि है वह हमारी माता है, हम उसको माता के समान समझें और यह अनंत काल से है जिसको देवताओं ने बनाया है। तो उसके भौतिक स्वरूप और उसकी समृद्धि, उपयोगिता या उसकी महिमा पर हम जितने ही जागरूक होंगे, जागरूक रहेंगे और उसके इन सब जैसे सौंदर्य है, समृद्धि है, उपयोगिता है, उसके प्रति सतर्क होंगे तो हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी और इसके प्रति हमको हम जागरूक रहना चाहिए। यह हमारा पृथ्वी के प्रति परम कर्तव्य है। अगला बन सकता है कि राष्ट्रीयता की भावना कब निर्मूल हो जाती है। राष्ट्रीयता की भावना तब निर्मूल होती है जब हम अपने राष्ट्र की विचारधाराओं को वस्तुतः हम पृथ्वी या धरती माता नहीं समझते हैं, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं और धरती से जुड़ी हुई जो राष्ट्रीयता नहीं होती है वह राष्ट्रीयता निर्मूल और निराधार होती है। कहा भी गया है कि अन्यत्र भी कहा गया है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान हो, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान हो, वह नर नहीं पशु है निरा और मृतक समान हो। यानी जिसको अपने देश का, देश के गौरव का, अपने गौरव का ध्यान नहीं होता है वह मनुष्य नहीं है, वह निरा पशु है और वह मृत्यु मरे हुए के समान होता है। इसलिए अपने राष्ट्र की राष्ट्रीयता के लिए पृथ्वी को पृथ्वी माता समझना चाहिए, क्योंकि यह देवताओं के द्वारा बनाई गई है। बच्चों, निर्मूल शब्द और पल्लवित शब्द, निर्मूल का में कौन सा उपसर्ग है और पल्लवित में कौन सा प्रत्यय है। तो निर्मूल में निरुपसर्ग है, मूल शब्द है, और पल्लवित में पल्लव है और इत प्रत्यय है। आ सकता है कि निर्मूल शब्द का उपसर्ग छांटो और पल्लव शब्द में प्रत्यय, तो वह निर्धन मूल, निरुपसर्ग है, मूल शब्द है, और पल्लवित पल्लव शब्द है और इत प्रत्यय है। थैंक यू क्लास।